हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं राजन सीरीज के माध्यम से यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। प्रश्न नंबर 1, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। देखो यार, जल संचयन का मतलब होता है जल को इकट्ठा करना, यानी वर्षा का जो जल है उसको विभिन्न युक्तियों के द्वारा हम इकट्ठा कर लें। देखते हैं, वर्षा जल का संचयन करके सतही जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यानी उपयोगिता पूछ रहा है ना, तो सबसे नंबर पहला इसका उपयोग हो गया कि जब हम बारिश के जल को इकट्ठा करेंगे तो जो सतही जल है उसके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आगे देखते हैं, भूजल की गुणवत्ता, यानी जो भूमि का जल है उसकी गुणवत्ता में सुधार और बाहरी बाढ़ जो होती है उसको रोकने हेतु वेगमय जल, वेगमय का मतलब है जो बहुत अधिक प्रवाह से बह रहा है, वेगमय जल के प्रवाह को कम करके क्या कर सकते हैं हम, मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरे को कम कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब जल बहुत तेज़ी से बहता है तो हमारे खेतों की मिट्टी को क्या कर देता है, वो काट देता है, यानी मिट्टी के कटाव कर देता है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं। यानी जो शिक्षा में अवसरों की जो समानता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। देखते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आवश्यक बिंदु निम्न हैं। क्या, शिक्षार्थियों को, शिक्षार्थी मानी जो बच्चे हैं पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को पुस्तकें और गणवेश देना, यानी जरूरी सामान उनको उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों के लिए उन विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना, कौन सी विषय के, जिनका वह अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, छात्रों के लिए प्रोत्साहित करना है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं। मेरे भाई आप बताओ, अगर कोई छोटा बच्चा छोटी सी उम्र में मजदूरी कर रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। यार आप सभी लोग जानते हो उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, यानी गरीबी से जूझ रहा होगा बेचारा, कोई मजबूरी होगी, तभी तो यार वे बाल श्रमिक बनने के लिए मजबूर हुआ है। कोई बाल श्रमिक बनना थोड़ी चाहता है, वो तो मजबूरी होती है। देखते हैं, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण गरीबी है मेरे भाई। इसके अतिरिक्त किशोरों व युवाओं के लिए धनार्जन के उपयुक्त अवसरों का ना होना भी महत्वपूर्ण कारण है। यानी जो किशोर हैं, जो युवा हैं, तो वो उनके लिए उपयुक्त अवसर नहीं मिल पा रहे धन कमाने का। और दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि गरीबी है इसका सबसे मुख्य कारण, तो इसीलिए बच्चे बाल श्रमिक बनने पर मेरे भाई मजबूर हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट है, जो फ्रॉबेल साहब थे तो उनकी जो शिक्षण पद्धति है उसके बारे में बात हो रही है। फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी फ्रॉबेल साहब ने बताया कि बच्चों को क्या करिए, आप खेल खेल में शिक्षा दीजिए ताकि बच्चों को जो शिक्षण कार्य है वो उबाऊ ना लगे, है ना, ऊब जाते हैं बालक पढ़ते पढ़ते, उसलिए। तो फ्रॉबेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है, अतः बालकों को खेल द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। आइए देखते हैं, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। यानी वह कौन सी संस्था थी जिसकी स्थापना प्लेटो द्वारा की गई थी। प्लेटो ने अकादमी नामक संस्था की स्थापना की, जिसे प्लेटोनिक अकादमी अथवा अकादमिक स्कूल कहा जाता है। याद कर लेना मेरे भैया। आओ देखते हैं प्रश्न नंबर 6, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 भूमिका बताइए। यानी ये पर्यावरण संरक्षण है तो उसमें भाई विद्यालय अपनी क्या क्या भूमिका निभा सकता है। देखते हैं, विद्यालय के पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित साहित्य की उपलब्धता होनी चाहिए और विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण के महत्व व उपयोगिता के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देनी चाहिए, यानी बताना चाहिए। देखो यार, क्या करना चाहिए कि जो टीचर हैं हमारे, जो गुरुजी हैं, उनको चाहिए कि भी अपने बच्चों को बताएं कि भाई पर्यावरण का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। वो बताएं कि वृक्ष काटने से हमको क्या क्या नुकसान होंगे और वृक्ष लगाने से हमको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो जब पर्यावरण संबंधी यार जानकारी हमारे गुरुजी देते हैं ना, तो बच्चों पर बहुत फर्क पड़ता है
और बच्चे ही मेरे भाई हमारे देश का और दुनिया का भविष्य हैं। तो जब स्कूल की इसमें बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है मेरे भाई। देखते हैं प्रश्न नंबर 7, स्त्री शिक्षा के विषय में, यानी जो नारियों की शिक्षा है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। यानी स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मानना था कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए, अतः इसी मान्यता के अनुरूप समान शिक्षा की व्यवस्था की गई। देखो यार, आपने सुना होगा कि बेटी बेटा एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान। यानी बेटी हो चाहे बेटा हो, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई ये लड़का है तो इसको यार ज़्यादा पढ़ा दो, और यार ये लड़की है तो बहुत से गाँव में कह देते हैं कि अरे लल्ली तू क्या करे पढ़ के, तू छोड़, तू अब बहुत तेरी पढ़ ली है ना। ये हमको नहीं करना है। आइए देखते हैं 8, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं, भूमंडलीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं वैश्विक विशेषताओं के साथ मिश्रित हो जाती हैं। यानी जो हमारी स्थानीय संस्कृति है, जो हमारे गांव लेवल की संस्कृति है, और उसकी विशेषताएं और वैश्विक विशेषताएं जो विश्व के लेवल की हैं, वो मिश्रित हो जाती हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में विश्व भर के देशों और संस्थाओं के मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। देखो यार, समझो, मान लो ऐसी कोई संस्कृति या ऐसी कोई प्रथा है जो हमारे यहाँ पर चल रही है, मान लो आपके गांव में चल रही है, और आप मिले बहुत दूर के लोगों से, वहाँ उनकी कोई संस्कृति होगी, तो आप दोनों के मिलने से आपकी और उनकी संस्कृति, आपका और उनका बोलचाल, रहन सहन क्या हो जाएगा, एक समन्वय हो जाएगा। तो प्रयास किया जाता है समन्वय स्थापित करने का, तो इसे भूमंडलीकरण कहते हैं। देखते हैं लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। यानी जो लैंगिक समानता है, तो आप सभी लोग जानते हो क्या, पुरुष और महिला से संबंधित है। ये देखते हैं, लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष एवं महिला के समस्त अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां और शिक्षा समान रूप में हों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। यानी स्वामी विवेकानंद ने जो जन शिक्षा थी, जनता के बारे में, वो क्या शिक्षा बताई थी। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे। यानी जो जन साधारण है, जो जनता है, तो उसको क्या करनी चाहिए, जीवन में संघर्ष के लिए तैयार करे। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि संघर्ष से हमारा जो युवा है वो पीछे ना हटे। साथ ही शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके। यानी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चे का मानसिक विकास हो, मानसिक मजबूती प्राप्त हो, शारीरिक मजबूती प्राप्त हो, और साथ ही साथ आर्थिक यानी धन की भी मजबूती प्राप्त हो। तो स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि हमारी जनता संघर्ष के लिए तैयार रहे और उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से विकास हो सके। देखते हैं प्रश्न नंबर 11, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। देखो यार, उपनयन संस्कार वैदिक कालीन एक प्रक्रिया है। यानी गुरुकुल पद्धति में जब बच्चा पढ़ने जाता था गुरु के पास या गुरुकुल में, आपने देखा होगा, कहानियों में पढ़ा होगा, जो विभिन्न बड़े बड़े राजा थे उनके भी राजकुमार गुरुकुलों में पढ़ने जाया करते थे। तो उपनयन संस्कार का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। यानी जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चा गुरु के पास ले जाया जाता था, तो उस घटना को कहते थे उपनयन संस्कार। देखते हैं प्रश्न नंबर 12, मल्टीमीडिया क्या है। भाई मल्टीमीडिया आप लोग जानते हैं, मल्टीमीडिया क्या है। आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के हेतु आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है। यानी मल्टीमीडिया के माध्यम से क्या होता है कि सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं, जिसमें डिजिटल वीडियो, जैसे आप यूट्यूब पर देख रहे हो, मान लो यार मैं अपने घर से इसे प्रेषित कर रहा हूँ यूट्यूब पर, आपके यहाँ तक ये पहुँच रही है ना। इंटरनेट कनेक्ट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे श्रव्य, दृश्य, श्रव्य मानी सुनना, दृश्य मानी देखना, पाठ्य, हम यार पढ़ते भी हैं मल्टीमीडिया पे कोई चीज़, चित्रक आदि, चित्र भी देखते हैं, का एक उपयोगी संयोजन है।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने हेतु मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। देखो यार, सही बात है, शिक्षा में भी भाई इसका एक अलग ही रोल आ गया है आजकल। आप लोगों ने देखा होगा कि यार एक टीचर अगर साधारण बोर्ड पे पढ़ा रहा है और एक टीचर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तो स्मार्ट बोर्ड पे चूंकि वो चीज़ों को अच्छे से डिलीवर कर पा रहा है, वो चीज़ों को चला चला कर समझा पा रहा है। अब भाई जो स्मार्ट बोर्ड के मुकाबले एक टीचर आपको केवल बता रहा है और स्मार्ट बोर्ड वाला आपको दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको स्मार्ट बोर्ड वाली चीज़ है रोचक और ज़्यादा समझ में आएगी, बशर्ते टीचर बढ़िया होना चाहिए। तो मल्टीमीडिया का उपयोग भाई शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 13, राज्य से क्या अभिप्राय है, यानी राज्य जो है उससे क्या अभिप्राय है, देखते हैं। I.L. कैंडल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है, बिल्कुल यार राज्य है तो सरकार होगी, तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। भाई राज्य क्या है? राज्य एक ऐसा सुसंगठित जगह है या ऐसे सुसंगठित समुदाय है जिसकी अपनी एक सरकार होती है और जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि यार मैं अपने खेत पे बैठ जाऊं कि भाई ये एक अलग राज्य है मेरा, तो वो लोगों द्वारा मान्यता थोड़ी है। अब मान लो यार 10 बीघा का मेरा खेत है और मैं भाई बाउंड्री करा दूं उसकी और कह दूं कि भाई ये मेरा अलग राज्य और यहाँ का मैं मुख्यमंत्री हूँ, नहीं भाई, लोगों द्वारा उसको मान्यता प्राप्त भी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का क्या अर्थ है? देखो यार, महात्मा गांधी जो बुनियादी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, है ना, देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय आ गया ना, गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी, यानी शिक्षा ऐसी हो कि जो बुनियादी हो। देखते हैं क्या है इसमें। आज उसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, यानी जो कहते हैं ना कि फाउंडेशन कोर्स ले लो, तो वो है बुनियादी शिक्षा। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा से था। उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने, जीविकोपार्जन करना भी सीखे। समझो यार, गांधी जी ने बताया था कि शिक्षा जब बच्चा ले रहा है तो उसी समय अंतराल में उसमें कोई ऐसा गुण आप समायोजित कर दो, उसमें कोई ऐसे कौशल डाल दो कि शिक्षा के बाद बच्चे को रोजगार संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। मान लो यार मैं हूँ और मैं यार एसी बहुत अच्छा बनाना जानता हूँ, शिक्षा के साथ साथ मैंने पंखा एसी बनाना सीख लिया। अब मान लो मुझे रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम मैं अपना व्यवसाय तो कर लूँगा। आजकल यार भारत का बच्चा बेरोजगार किस लिए फिर रहा है? क्योंकि उसको यार रोज़गार तो है नहीं, नौकरियाँ इतनी है नहीं और बेचारे में हुनर कुछ है नहीं। वो ऐसा कोई काम कर नहीं पा रहा है कि जिससे उसमें कोई विशेष कौशलता हो। तो उसी को बताया था महात्मा गांधी ने। देखते हैं अगला। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप व्यक्तित्व था, व्यक्तिगत था, यानी व्यक्तिगत रूप से शिक्षा व्यक्ति लेता था। व्यक्ति को सुधार इसमें शामिल है। व्यक्ति का चारित्रिक विकास कैसे हो, व्यक्ति का चरित्र का विकास हो गया, उसके सारी तरह का विकास करना प्राचीन काल की शिक्षा में आता था भाई। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूं, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए क्या कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यानी मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। ये किसका कथन था? ये कथन मेरे भाई महात्मा गांधी की था। महात्मा गांधी ने कहा कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो होना चाहिए, अब मान लो, लेकिन उसको ये भी याद रखना चाहिए कि वो कोई ऐसा कार्य ना करे जिसके कारण समाज में मेरे भाई कुरीतियाँ फैल जाएं। अब मान लो किसी को इतनी स्वतंत्रता दे दी कि वो कहे कि भैया मैं तो समाज में खड़े होके पत्थरें फेंकूंगा, ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो भाई तुम्हारे कारण किसी और व्यक्ति को भी तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप ये मत भूलो कि आप एक सामाजिक प्राणी हो, समाज को लेकर चलिए साथ। प्रश्न नंबर 17। शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्यों के समर्थक कौन है? शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्यों के समर्थक टी.पी. रमन है। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18।
जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हों उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है भाई। 19 देखते हैं किसने लिखा है कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। वह एडिसन जी ने कहा है कि भाई संगमरमर अगर पड़ा है और मूर्तिकार नहीं है, एक कुशल मूर्तिकार नहीं है, तो भाई संगमरमर के पत्थर का कोई महत्व नहीं है, उसको तराशा जाएगा। उसी प्रकार से शिक्षा के बिना मेरे भाई आत्मा भी पशु समान है, मनुष्य पशु समान है शिक्षा के बिना। ये किसने कहा? एडिसन ने। देखते हैं 20 बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्यारे साथियों, ये थी आज की क्लास। आशा है कि आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।